नमस्कार। अभी हम लोग करेंगे उत्साह कविता के प्रश्न उत्तर। उत्साह कविता जिसकी हम व्याख्या पहले ही कर चुके हैं और अब हम इसके सबसे पहले पाठ्य पुस्तक से प्रश्न उत्तर करेंगे। उत्साह और अट नहीं रही। उत्साह और अट नहीं रही दोनों ही कविताएं जो हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई हैं 10वीं कक्षा के अध्याय 5 में। तो चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? कवि बादलों से, अब यहाँ पर जो है इसका उत्तर हम लोग करेंगे कि कवि बादलों से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादलों की फुहार या रिमझिम से मनुष्य के मन में मधुर भावनाएं जन्म लेती हैं। बिल्कुल शांत और कोमल भावनाओं का जन्म जो है वो फुहार या रिमझिम से होता है। इससे मन को शांति मिलती है। लेकिन कवि को बादल का गरजने वाला स्वरूप ही पसंद है। क्यों? क्योंकि यही गरज विध्वंस को भी छिपाए रखती है और इसी से ही नई सृष्टि का निर्माण होता है। अर्थात यहाँ पर कवि इस प्रश्न के इन पंक्तियों के माध्यम से ये भी कहना चाहता है कि जब बादल गरजते और बरसते हैं तो न केवल नई क्रांति का संचार होता है बल्कि प्यासे जन मन को भी शांति मिलती है और वे वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, पीड़ित प्यासे जन की इच्छा को पूरी करते हैं। इसलिए कवि जो है ये कहना चाहता है कि हे बादलों, तुम फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजो ताकि समूचे संसार में तुम जोश भर सको और नई सृष्टि का निर्माण कर सको। दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? जी हाँ, तो उत्साह क्या है? उत्साह जो, और ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि निराला जी की जो कविता उत्साह है उसके शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। उत्साह जो है वो एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित करके लिखा गया है। और कविता का शीर्षक उत्साह किस लिए रखा गया है? क्योंकि बादल वर्षा करके पीड़ित प्यासे जन की इच्छाओं को पूरा करते हैं, आकांक्षा को पूरा करके उनके जीवन में आशा, उत्साह और नई चेतना का संचार करते हैं और बादलों के बरसने से संपूर्ण सृष्टि उत्साहित और आनंदित हो जाती है। अगला प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल जो है अनेक अर्थों की ओर संकेत करता है। जैसे बादल जो है वो पीड़ित प्यासे जन की इच्छा को पूरा करने की ओर संकेत करता है कि बादल जब बरसते हैं तो वो पीड़ित प्यासे जन को जो है उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, उनकी प्यास मिटाते हैं और एक संसार को नया जीवन देते हैं। दूसरा, बादल मनुष्य जीवन में क्रांति लाने की ओर भी संकेत करता है। जैसे कि नई भावनाओं को, जो नई कविता में या भावनाओं में वज्र छिपाकर नवीन सृष्टि का निर्माण करता है और समूचे संसार में जोश भरता है। ठीक इसी प्रकार बादल मनुष्य को उत्साह और संघर्ष के लिए प्रेरित कर जीवन में नवीनता और परिवर्तन लाने की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर नाद सौंदर्य होता क्या है। देखिए, कविता के किसी खास भाव या दृश्य में जब ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा होता है और शब्दों का ऐसा प्रयोग किया जाता है तो वो नाद सौंदर्य कहलाता है। और जैसे उत्साह कविता में
कई जगह पर ऐसे नाद सौंदर्य उत्पन्न करने वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे घेर घेर घोर गगन, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, शीतल कर दो बादल गरजो। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है नाद सौंदर्य का उत्पन्न करने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। और एक और यहाँ पर जो है आपका रचना और अभिव्यक्ति से है कि जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। तो ऐसी ही कभी किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। तो इस तरीके से बादलों को देखकर आप ये भी प्रयास कीजिएगा एक छोटी सी कविता लिखने का, जिस प्रकार से निराला जी की ये कविता है। तो आप भी प्रयास करना कि आजकल तो वैसे भी जो है बादल चारों तरफ आप देख रहे हो कि अच्छा मौसम है, बादल गरज बरस रहे हैं। कोई भी आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो उन्हें कविता का रूप देने का प्रयास करना। अब यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही दूसरी कविता है अट नहीं रही, जो इसके साथ ही उन्होंने लिखी है। तो यहाँ के इसके भी अब हम लोग जो है प्रश्न उत्तर करेंगे। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही। देखिए, जैसा कि प्रश्न से ही साफ साफ झलक रहा है कि यहाँ पर जो है कवि ने फागुन ऋतु का वर्णन किया है, तो उनकी जो आंख है वो फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही। या ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि फागुन की आभा कैसी है और अट नहीं रही है कविता में उसकी स्थिति किस प्रकार वर्णित की गई है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, चारों ओर फागुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है, जिसे देखकर प्रकृति प्रेमी कवि का मन प्रसन्न हो उठता है। और इस समय डालियां कहीं लाल तो कहीं हरे हरे पत्तों से लदी दिखाई देती हैं। चारों ओर फूल खिले हैं और इसी कारण कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। अर्थात इतनी चारों तरफ सुंदरता व्याप्त है कि अगर कवि चाहे तो भी वो अपनी आंखें वहां से हटा नहीं पा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। तो यहाँ पर कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्न रूपों में किया है। जैसे फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रभाव जो है वो नए नए लाल हरे पत्तों फूलों के रूप में चारों ओर समाया हुआ है। दूसरा, प्रकृति में चारों ओर खुशी उल्लास और सौंदर्य से कवि का मन जो है वो प्रसन्न होकर खुश होकर आकाश में उड़ना चाहता है। फिर कवि प्रकृति की व्यापकता को देखकर इतना खुश हो जाता है कि वह चाह कर भी उससे आंखें नहीं हटा पाता। तो इस प्रकार कवि ने जो है प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। देखिए, सर्दी गर्मी वर्षा फागुन सावन ये सब ऋतुओं के बारे में आपने देखा होगा, और इनके इस समय में जो वातावरण हमें प्रभावित करता है, जो पर्यावरण की स्थिति होती है वातावरण की स्थिति होती है, उससे भी आप जो है भली भांति परिचित हैं। तो देखिए, फागुन में कैसा होता है, जो फागुन का महीना होता है वो कौन सा होता है। जैसे फागुन में ही होली आती है, तो वो आपका मार्च का जो माह होता है वो फागुन का माह होता है। तो उस समय कैसा मौसम होता है, फागुन में जो मौसम होता है वो बहुत सुहावना हो जाता है, और इस समय न अधिक सर्दी होती है न अधिक गर्मी होती है, और जो प्रकृति है वह इस समय धरती को हरा भरा कर देती है, और चारों ओर फूल खिल उठते हैं जो सभी दिशाओं को सुगंध से भर देते हैं। और प्रकृति की सुंदरता को देखकर मनुष्य पशु पक्षी आदि सभी का मन प्रसन्न हो जाता है। ये तो जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा ये विकल विकल उन्मन उन्मन मन का जो जिक्र यहाँ पर कवि ने किया है कि इतनी उमस भरी गर्मी थी जिससे कि हर जन परेशान था, हर पशु पक्षी परेशान था, जो उन्होंने उत्साह कविता में इसका वर्णन किया है। तो यहाँ पर देखिए कि फागुन ऋतु में सभी दिशाएं जब सुगंध से भर जाती हैं और प्रकृति की सुंदरता जब दिखाई देती है चारों तरफ, तो मनुष्य पशु पक्षी आदि सभी का मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। देखिए, काव्य शिल्प क्या होता है कि उन्होंने ये कविता लिखते समय
किस किस प्रकार के प्रयोग किए हैं, वो चाहे रस संबंधी हो, वो चाहे अलंकार संबंधी हो, या वो फिर चाहे शब्दावली संबंधी हो। तो देखिए इस कविता में जो है निराला जी ने बिल्कुल नए नए प्रयोग किए हैं। उनकी कविताओं में जहाँ एक और श्रृंगार रस है, वहीं दूसरी ओर ओज का स्वर भी है, और संगीतात्मकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है, और उन्होंने तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अनुप्रास, उपमा और मानवीकरण अलंकारों के प्रयोग से तो कविता का सौंदर्य और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब एक प्रश्न हमने यहाँ से रचना और अभिव्यक्ति से डाल दिया है कि होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। तो होली के आसपास आप लोगों को कैसा, वही कि जो फागुन ऋतु का वर्णन करना था, किस प्रकार भिन्न होता है, बिल्कुल वैसी वैसी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि होली के आसपास मौसम सुहावना हो जाता है, सर्दी कम हो जाती है, और धीमी धीमी मंद मंद वायु चलने लगती है, और चारों ओर रंग बिरंगे फूल जो है वो खिलने लगते हैं, और खेतों में हरियाली छाने लगती है, और फसलें भी पकने लगती हैं। आपने देखा होगा कि मार्च के एकदम बाद ही अप्रैल में जो है वो फसलों का काट, गेहूं आदि और सरसों का कटना प्रारंभ हो जाता है। फसलें जो हैं वो पकने लगती हैं, और किसान अपनी पकी हुई फसलों को काट कर खलिहान में ले आते हैं, और इस प्रकार प्रकृति में अनेक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। धन्यवाद।